नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की करेंगे। बंगाल चुनाव में अब शुरू हो गया है ऑडियो वॉर। किसका खेला आमने सामने, ममता बीजेपी। नंदीग्राम जीतने के लिए ममता का बड़ा प्लान क्या है? टाटा बुआ, टाटा तृणमूल, कौन कह रहा है? बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। बीजेपी और टीएमसी के बीच ऑडियो क्लिप संग्राम शुरू हो गया है। शनिवार को बीजेपी ने ममता बनर्जी का एक ऑडियो क्लिप जारी करके दावा किया कि उन्होंने बीजेपी नेता प्रलय पाल को फोन कर चुनावों में टीएमसी की मदद करने को कहा था। इसके बाद अब टीएमसी ने एक ऑडियो क्लिप जारी करके दावा किया है कि इसमें बीजेपी नेता मुकुल रॉय शिशिर बाजोरिया को बता रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाए। पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम है, जहां ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी हैं। नंदीग्राम सीट जीतने के लिए ममता बनर्जी यहां 5 दिनों तक कैंपेन करेंगी। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम पहुंचेंगी और 1 अप्रैल को मतदान होने तक नंदीग्राम में ही रहेंगी। इस दौरान ममता बनर्जी कई रैलियां भी करेंगी। इसके अलावा आज ममता मेदिनीपुर में 2 रैलियां करेंगी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में नंदीग्राम में सबसे बड़ा मुकाबला है। अमित शाह 30 मार्च को नंदीग्राम में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले मिथुन चक्रवर्ती भी रोड शो के जरिए ताकत दिखाएंगे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर है। बंग युद्ध में अब ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी ने 2 उम्मीदवारों को ऐलान कर दिया है। बाकी सीटों के पत्ते वो 2-3 दिन में खोलेंगे। इन सब के बीच ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अगर आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया तो आप बांग्लादेशियों को मुर्शिदाबाद क्यों बुला रहे हैं? आप हमें गाली क्यों दे रहे हैं? चुचुरा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर जहरीले रंग से हमला किए जाने का आरोप लगाया है। लॉकेट चटर्जी के आरोपों के बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा घृणा, हिंसा और उत्पीड़न का ये खेल जल्द समाप्त होगा, तो टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा हार के डर से लॉकेट चटर्जी बेबुनियाद आरोप लगा रही है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबरें आई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के निर्मल हृदय स्कूल में बूथ कैप्चरिंग के आरोप पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कांथी में उनकी कार पर हमला किया। पुरुलिया में टीएमसी के 5 कार्यकर्ता घायल हुए। बेगमपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता का रक्त रंजिश शव बरामद हुआ। टीएमसी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। शनिवार को हुई इस मुलाकात के बाद सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि टीएमसी की मांग है कि अगले चरण में पोलिंग एजेंट संबंधित मतदान केंद्र का स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। टीएमसी ने बीजेपी पर आपराधिक रिकॉर्ड वालों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई है। शनिवार को 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए 79.79% वोटिंग हुई। सर्वाधिक 85.25% वोटिंग बांकुड़ा के सालतोड़ा विधानसभा में हुई है। पूर्व मेदिनीपुर के खेजूरी में 84.43% लोगों ने मतदान किया, जबकि दक्षिणी कांथी में 83.76% लोगों ने वोट दिया है। तो वहीं उधर तमिलनाडु में आज राहुल और स्टालिन दहाड़ेंगे साथ साथ। केरल में किसने कहा बीजेपी और कांग्रेस है एक साथ? चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी का कौन सा रंग देखने को मिला? राज्यों के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। तमिलनाडु में राहुल गांधी और डीएमके सुप्रीमो स्टालिन अब एक साथ रैली करेंगे। सेलम के सिनालकेन पट्टी में दोनों नेता एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी चेन्नई के शास्त्री नगर में सुबह 11:15 पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। केरल का रण जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 रैलियों के साथ साथ पुथुपल्ली और इरिंजालाकुड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं वर्कला के एर्नाकुलम में रोड शो करेंगे। केरल के चुनावी रण में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। शनिवार को जेपी नड्डा ने 4 रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने दावा किया कि केरल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार सरप्राइज देगी, जिससे विरोधियों की पत्ती गुल हो जाएगी। केरल में चुनावी जंग के बीच सीएम पिनराई विजयन ने राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच गठबंधन का आरोप लगाया है। विजयन ने कहा है कि ईडी के खिलाफ न्यायिक जांच की घोषणा की गई क्योंकि उनके खिलाफ कई आरोप थे। बीजेपी की तुलना में विपक्ष के नेता इस जांच के खिलाफ क्यों आ रहे हैं? वो परेशान क्यों हैं? ये अशांति कांग्रेस भाजपा के संबंधों की निरंतरता है। तमिलनाडु में चुनावी हलचल तेज है। शनिवार को कोयम्बटूर के दक्षिण सीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार किया। इस बीच उन्होंने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ डांडिया भी खेला। डांडिया खेलते वक्त सभी महिलाएं मास्क में नजर आई। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कमल हासन को बीजेपी प्रत्याशी से खुली बहस करने की चुनौती दी।
तमिलनाडु में चुनावी जंग के बीच 1000 स्लाइड्स विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी खुशबू सुंदर ने बड़ा वादा किया है। खुशबू सुंदर ने कहा है कि उनके क्षेत्र में अगर बच्ची जन्म लेती है तो उनके खाते में तुरंत 1 लाख रुपए जमा कर दिए जाएंगे। खुशबू सुंदर के इस वादे पर डीएमके ने तंज कसते हुए कहा, हार के डर से वो ऐसे वादे कर रही है। असम में दोबारा सत्ता पाने के लिए बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। पार्टी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा जीत के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सिलचर में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक जनसभा को संबोधित किया। असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 47 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। पहले चरण में 72.30% वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद बीजेपी ने दावा किया है कि असम में पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं कांग्रेस गठबंधन ने दावा किया है कि इस बार असम में बीजेपी की हार तय है। राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने बेहद अहम माने जा रहे उपचुनाव में ऐसे चेहरे उतारे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, सहाड़ा से गायत्री त्रिवेदी और राजसमंद से तनुसुख बोरा को मौका दिया गया है। देश में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू, आंकड़ा पहुंचा 62,500 के पार। क्या है कोरोना से निपटने के लिए महाराष्ट्र में नई गाइडलाइन? और दिल्ली में लगातार 3 दिन से सामने आ रहे हैं 1500 से भी ज्यादा केस। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 62,600 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और महामारी की वजह से 310 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केसों की संख्या 4,83,000 के पार पहुंच गई है। कई राज्यों में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। मास्क न लगाने वालों पर 500 और सड़क पर थूकने पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं पुणे में कोरोना के 50,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। डिप्टी सीएम के मुताबिक अप्रैल के पहले सप्ताह में सख्ती बढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र में शनिवार को रिकॉर्ड 6,123 नए केस सामने आए, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई। इस साल पहली बार मुंबई में 6,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि आज रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लगेगा और इस दौरान सड़कों पर बेवजह घूमने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 1,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये इस साल दिल्ली में एक दिन में सामने आने वाले मरीजों का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इससे पहले शुक्रवार को 1,534 और गुरुवार को 1,515 नए केस मिले थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि बंदी कोरोना का समाधान नहीं है, इसलिए लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक 5 स्टार होटल ताज और एक आश्रम प्रशासन के लिए चिंता का सबब बन गया है। पिछले 3 दिनों में इस होटल से 57 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद होटल को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। जिले के तपोवन बैरियर पर भी बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। कई राज्यों के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेज हो गया है। मार्च में संक्रमण 170% बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार अप्रैल के पहले हफ्ते में नाइट कर्फ्यू लगा सकती है। आगरा में 3 मरीजों में कोरोना के दक्षिणी अफ्रीकी स्ट्रेन की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया है। कोरोना वायरस की वजह से करीब 40% लोगों में बढ़ी नींद न आने की समस्या। रॉयल फिलिप नाम की एक संस्था ने 13 देशों में नींद से जुड़ा एक सर्वे किया। सर्वे में 37% लोगों ने माना है कि महामारी ने उनकी नींद पर बुरा असर डाला है। महिलाओं में इस तरह की समस्या और ज्यादा देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में नाइट कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन ज्यादा असरदार नहीं है। उनके मुताबिक वैक्सीनेशन से कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लगाई जा सकती है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि देश में 46 जिलों में वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इस पर ध्यान देने की बात कही गई है। एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है, उनमें कोरोना से लड़ने की 7 गुना ज्यादा इम्यूनिटी आ गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि वो सितंबर तक कोरोना की एक और वैक्सीन लॉन्च कर सकते हैं, जो दक्षिण अफ्रीकी और ब्रिटेन वेरिएंट पर भी काफी असरदार होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के लोगों से करेंगे मन की बात। किसने किया भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत का स्वागत? और शोपियां में देश के दुश्मन हुए ढेर। देश से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश से मन की बात करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी लोगों से होली, कोरोना के बढ़ते मामलों और राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव के बारे में बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से आने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने का आग्रह भी किया। पीएम मोदी अपनी 2 दिन की बांग्लादेश यात्रा पूरी कर शनिवार रात दिल्ली पहुंचे। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम ने कहा कि इन समझौतों से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों और पीएम शेख हसीना को उनकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद भी कहा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की पहल का स्वागत किया। उनके मुताबिक दोनों देशों को गुप्त वार्ता से आगे बढ़कर कश्मीर सहित सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए खुली वार्ता करनी चाहिए। उमर ने कहा कि दोनों देशों की मित्रता में न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का भला है। पंजाब के मलोट की अबोहर विधानसभा से बीजेपी विधायक अरुण नारंग पर हुए हमले को लेकर पुलिस ने करीब 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। हमलावरों की शिनाख्त की कोशिश जारी है। शनिवार दोपहर को नारंग की किसानों ने पिटाई कर दी थी और सारे कपड़े फाड़ दिए थे। महाराष्ट्र के जलगांव से बीजेपी विधायक मंगेश चौहान और दर्जन भर किसानों को इंजीनियर से बदसलूकी मामले में 30 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बिजली कनेक्शन काटने से नारंग चौहान ने MSEDCL ऑफिस में घुसकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को कुर्सी में बांधकर अपहरण करने की कोशिश की और मारपीट की थी। दक्षिण कश्मीर के शोपियां के वनगाम इलाके में शनिवार रात सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि सेना का एक जवान शहीद हो गया और 2 जवान घायल हो गए। आतंकियों के पास से एक अमेरिकी M14 राइफल बरामद हुई है। आतंकियों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। 1 अप्रैल से अमरनाथ की यात्रा के लिए इस साल रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। बाबा बर्फानी की यह गुफा 3880 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके लिए 56 दिन की यात्रा पहलगाम और बालटाल के रास्तों के जरिए होगी। 28 जून को शुरू होकर यह यात्रा 22 अगस्त को खत्म होगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। भारतीय टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के मुकाबले में उतरेगी। टीम इंडिया सीरीज जीतने के लिए मैदान में उतरेगी। इससे पहले सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया को इंग्लैंड ने 6 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। देश भर में आज होलिका दहन होगा और कल धूमधाम से रंगों का त्योहार मनाया जाएगा। आज शाम 6:37 से रात 8:56 तक होलिका दहन का मुहूर्त है। इस दौरान देश भर में होलिका दहन किया जाएगा। वहीं देश भर में आज शब बारात का त्योहार भी मनाया जाएगा। जालंधर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मौत। अवैध हथियारों का कहां हुआ भंडाफोड़, कहां सांप के जहर की तस्करी का हुआ खुलासा। राज्यों से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। यूपी के मथुरा में आरएसएस के जिला प्रचारक मनोज के साथ हुई मारपीट के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हेलमेट से भी हमला किया। वहीं एक महिला कार्यकर्ता ने वृंदावन कोतवाल को चप्पल मार दी। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी सेक्टर 14 में बदमाश कुलदीप फज्जा को उसी घर तुलसी अपार्टमेंट में एनकाउंटर में मार गिराया है और उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। ये बदमाश अपने साथियों की मदद से जीटीबी अस्पताल से पुलिस गिरफ्त से फरार हो गया था। आगरा के जैतपुर में दरोगा के हत्यारोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी। गोली लगने से घायल हुए आरोपी विश्वनाथ को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। विश्वनाथ पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। यूपी की राजधानी लखनऊ में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लखनऊ क्राइम ब्रांच के साथ जॉइंट ऑपरेशन में एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में बदमाश के पैरों में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश पिंटू पर 50,000 का इनाम था। पंजाब के जालंधर के फगवाड़ा सिटी क्लब में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। व्यक्ति सिटी क्लब के इंडोर ग्राउंड में अपने साथियों के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। अचानक दर्द होने के चलते इंडोर ग्राउंड के एक साइड पर बैठ गया और कुछ मिनटों के बाद बैठे बैठे ही नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 20 मार्च को मर्सिडीज कार से हुए हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों ने शनिवार शाम चंडीगढ़ सेक्टर 17 में कैंडल मार्च निकाला और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। परिजनों का आरोप है कि 1 सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। परिजनों ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने मेरठ में अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने छापेमारी के दौरान हथियारों का जखीरा और हथियारों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार और मशीनों को भी बरामद किया है। भुवनेश्वर में वन विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को 6 तस्करों को गिरफ्तार कर सांप के जहर की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया। डीएफओ ने बताया कि जाल बिछाकर अंडर कवर एजेंट के जरिए तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा गया। इन अपराधियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रयागराज में होलिका दहन के पूर्व संध्या पर हर साल केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज के पास हथौड़े को दूल्हा बनाकर बारात निकाली गई। दूल्हा बने हथौड़ों को काजल लगाकर हार सिंघाकर बछाइयां ली गई। लालटेन से आरती करते हुए नजर उतरवाई। ये परंपरा 60 साल पुरानी है। म्यांमार में सेना की फायरिंग में कितने लोगों की हुई मौत? पुतिन की सबमरीन पावर से क्यों यूएस आर्मी में घबराहट है? अफगानिस्तान में आतंकी हमले में कितने पुलिसकर्मी मारे गए? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड।
म्यांमार में सेना का नरसंहार जारी है। शनिवार को अलग अलग जगहों पर हुई फायरिंग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यत्नापोन में एक बच्चे की भी मारे जाने की खबर है। कुछ वीडियो में सुरक्षाकर्मी शव घसीटते नजर आ रहे हैं। म्यांमार की सेना की क्रूरता की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। म्यांमार के द एवी शहर में सेना के जवानों ने बाइक सवार युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग करने के आरोप लगे। फायरिंग में एक 16 साल के बच्चे की मौत हो गई। म्यांमार में पिछले महीने से ही लोगों पर सेना का अत्याचार जारी है। अमेरिका ने म्यांमार में सेना की हिंसक कार्रवाई का एक बार फिर विरोध किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने म्यांमार में सेना के खिलाफ सभी देशों को एक साथ आने की अपील की है और म्यांमार की सेना के तख्तापलट और उसके बाद जारी हिंसा को लेकर दूसरे देशों को पहल करनी चाहिए। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच रूस ने एक बार फिर अपनी ताकत की नुमाइश की है। उसने एक वीडियो जारी किया है जिसमें 3 रूसी सबमरीन कई फीट मोटी बर्फ की चादर चीरकर बाहर आती दिखाई दे रही हैं। कहा जा रहा है कि ये पनडुब्बियां डेल्टा 4 और बोरी क्लास की हैं, जो RSM-56 बुलावा मिसाइल को फायर कर सकती हैं। इसे अमेरिका के लिए रूस की बड़ी चुनौती माना जा रहा है। रूस की युद्ध को लेकर तैयारियां जारी है। नेशनल गार्ड की स्थापना दिवस के मौके पर जवानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। रूस में नेशनल गार्ड की स्थापना आतंकवाद, संगठित अपराध से लड़ने, राज्य की सुरक्षा करने, हथियारों के कारोबार और दंगों पर काबू पाने के लिए की गई है। नेशनल गार्ड सीधे राष्ट्रपति पुतिन को रिपोर्ट करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान को उत्तरी कोरिया ने उकसाने वाला करार दिया है। नॉर्थ कोरिया की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन की टिप्पणी भड़काऊ और उत्तर कोरिया की आत्मरक्षा के अधिकारों का अतिक्रमण है। बाइडेन ने उत्तर कोरिया को मिसाइल परीक्षणों को लेकर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। चीन के लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर ताइवान के इलाकों में घुसपैठ की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के 20 विमान ताइवान के दक्षिण इलाके में जा घुसे। बताया जा रहा है कि 4 परमाणु बम्बर H-6 के बाकी J-16 और J-10 लड़ाकू विमान और कुछ अवॉक्सन ने ताइवान के इलाके में घुसपैठ की। ताइवान और अमेरिका के बीच कोस्ट गार्ड वर्किंग ग्रुप बनने से चीन तिलमिलाया हुआ है। अमेरिका से तनाव के चलते ईरान ने चीन से करीबी बढ़ाई है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से चीन विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात के बाद चीन ने विदेश मंत्री से कहा है कि चीन ईरान का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ईरान 2015 के परमाणु समझौतों के हितों को भी सुरक्षित रखेगा। अफगानिस्तान में एक हमले में 10 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि हमला तालिबानी आतंकियों ने किया है। मरने वालों में संगीन जिले के पुलिस प्रमुख अब्दुल मोहम्मद सरबारी भी हैं। सरकारी प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि जवाबी कार्रवाई में 10 आतंकी भी मारे गए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।